गुड मॉर्निंग क्लास। क्या अभी हम लोग लाइव हो पाए हैं कि नहीं, एक बार फटाफट से बता दीजिए। अभी लाइव ना हो, बिकॉज मुझे शो नहीं हो रहा है कि लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लाइव हुआ है कि नहीं। ओके ओके ओके, वी आर लाइव नाउ। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं शीतल शर्मा, आपकी जीएस फैकल्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऑल अबाउट एसएससी यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है भाई सभी के? मैम बर्थडे, अरे बर्थडे, यहाँ पैर के हालात ख़राब हैं आज बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह जब मैं उठी थी तो पहले मैंने रात में उसको पूरा अच्छे से, पैर में ना इनफैक्ट मेरे ट्विस्ट हो गया है, तो लेग में जो टो होता है ना, उसके उधर स्प्रेन आ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई, रात में ढंग से नींद भी नहीं आई, पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। गर्म पट्टी वगैरह मैंने लगाया है, देखते आराम आता है कब तक आता है, अदरवाइज़ फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आज जाके मुझे ना शाम को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज चलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे। एक बार फटाफट से सभी लोग बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? देन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सभी के सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे और उसके बाद में बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना, आई गेस। गुड मॉर्निंग आरके, गुड मॉर्निंग प्रिंस, तन्मय, सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसमें अमेजिंग क्या था ये मैं जानना चाह रही हूँ। ठीक है, तो भाई सभी लोग यहाँ पर आज हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आपको स्टार्टिंग में मैं क्या बताने वाली हूँ, मैंने तुम लोगों को कहा ही था कि मेरा बैच आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। एक्चुअल में ना घर पर गेस्ट भी आए हुए हैं, तो अगर पीछे से आपको आवाज़ें आए तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने बोला है उनको कि शोर कम करिएगा, लेकिन उनके अंदर इतना एंथुजियाज्म है कि उनको कंट्रोल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग भाई एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ऐसे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, इतने कम स्टूडेंट्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था, अगर तुमको लगता है कि क्लास लेनी है तो बताओ मुझे, अगर तुमको ये लगता है कि क्लास नहीं लेनी है तो वो भी मुझे क्लियरली बता दो, बिकॉज इस हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रैंक बूस्टर बैच आ रहा है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में मैं आपको पढ़ाऊंगी। 20 दिसंबर यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है, 20 दिसंबर यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है, और इसमें आपको 145 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब ये तो आप अच्छे से सुन लेना, बिकॉज काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैम आपका पेड बैच कब आएगा, तो पेड बैच आ चुका है। गुड मॉर्निंग अनुज कुमार, गुड मॉर्निंग प्रफुल्या, सुमिता, रोशन, सुनील यादव, संजित बर्मन, आर के, अजित, वीर, सभी को गुड गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमन आदित्य, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, 145 प्लस आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर 5 आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको 5000 से भी ज़्यादा लाइव जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, और आपके लिए बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी सेशन होगा। रणनीति का निर्माण किया जाएगा कि तुम्हारी रणनीति क्या हो, एग्जाम को कैसे टैकल करना है, और सभी के लिए तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। और ये अभी के लिए तुम्हें अगर विन कोड लगाते हो, WIN विन कोड लगाते हो, तो 30% ऑफ आपको मिलेगा 979 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो और ये कब तक वैलिड है, तो जब तक आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा का अंत नहीं हो जाता ना, यानी कि ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, तो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के एंड तक, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। आप इसे देख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, हर तरीके से ऑलराउंड आपकी तैयारी कराई जाएगी। इंग्लिश में भी मैं आपको कराऊंगी, इंग्लिश बैच में भी मैं आपको कराने वाली हूँ, और हिंदी वाले बैच में भी मैं आपको कराने वाली हूँ। इंग्लिश बैच में आपको
मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। सौरभ सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, योगेश सर आपको जीके के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, निखिल सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और तन्वी मैम भी है हमारे साथ में जो आपको जीएस के कुछ एक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है आपको विन, WIN विन, और आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको ये सिर्फ और सिर्फ 979 रुपीज़ का मिलेगा, मतलब 1000 भी नहीं है, काफ़ी अच्छा प्राइस है। और NTPC CBT 2 की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कोई बैच हो ही नहीं सकता। तो इसको जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। और आपको मिलूंगी मैं पेड बैच में 20 दिसंबर से। तो जिस को भी मेरी क्लासेस लेनी है पेड बैच पे, तो आप इस चीज़ को एनरोल करिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, विंटर कोट डालने पर वो ना आपका ख़त्म हो चुका है, वो 16 तक था, अभी 17 हो गया है, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। आई एम गुड अमन, आई एम गुड। ठीक है, क्लास करें भाई स्टार्ट। आज सभी लोग एक बार फटाफट से वीडियो को जोरों शोरों से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप एक एक बंदे को भी शेयर करते हो ना, तो भी हमारे पास इनफ लोग होंगे। ठीक है, सिर्फ एक बंदे को शेयर कर दो, सिर्फ एक को शेयर कर दोगे तो भी हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइव हो जाएंगे। इसलिए कहती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि देखो तुम्हारे सपोर्ट के बिना ना मैम का सच में कोई भी वर्चस्व ही नहीं है, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हो, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, देन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग क्लासेस डेली। अगर स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि शायद मुझ में कमी है। अगर मुझ में कमी है तो बताओ, अगर कमी नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स को लेके आइए, ये आपका काम है। पढ़ाने का सबसे अच्छी तुम्हें कंटेंट देने का काम मेरा है, लेकिन वो मैं तभी तक तुम्हें दे पाऊंगी जब तक क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे, स्टूडेंट्स एक अच्छे अमाउंट में आएंगे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, यहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारी जीएस की क्लास होती है सुबह 11 बजे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन वाज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में गेल के नाम से भी सुना होगा, है ना, गेल के नाम से भी सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आपको बताना है ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई। अभी जो करंट में पैटर्न देखा गया वो ये देखा गया कि जो आपके नेशनल यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs हैं बड़े बड़े, उनको क्या किया जा रहा है, उनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये आपका काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है। आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बनी रहूं, आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, और आप चाहते हैं ये कंटेंट आपको आगे तक मिलता रहे, तो प्लीज़ इसको वीडियो को ना लाइक एंड शेयर करते रहिए। इसको जितना शेयर आप कर सके ना उतना शेयर करिए, बिकॉज पहले 2 क्लास होती थी, अभी 1 क्लास है। तो अगर आप चाहते हैं ये 1 क्लास भी रनिंग रहे, कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, बाकी सब कॉमन सेंस है। ठीक है, आंसर क्या होगा। कुछ लोगों का आंसर आया है, तन्मय बोल रहे हैं 1976, राजेंद्र का आंसर है 1976, वीर कह रहे हैं 1974 होगा, आशीष कह रहे हैं 1976 होगा, विनीत कह रहे हैं 74 होगा। लेकिन आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर है इधर 1984। कौन से ईयर में स्टैब्लिश होता है आपका गेल, तो याद रखिएगा अगस्त 1984 में किसकी स्थापना की गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, किससे रिलेटेड, प्राकृतिक गैस से रिलेटेड, यानी कि नेचुरल गैस की सबसे बड़ी कंपनी है ये इंडिया की, जिसका नाम है गेल। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि गेल का हेड बता दीजिए। अब एग्जामिनर का हो सकता है कि आपके साथ ये सवाल भी आ जाए कि गेल का हेड कौन है, यानी कि चेयरमैन CEO कौन है इस वक्त गेल का, यानी कि गैस अथॉरिटी का कौन चेयरमैन है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि क्या होगा यहां पर करेक्ट। वीर मैंने हेडक्वार्टर पे मैं आऊंगी मैं हेडक्वार्टर पे। मैं पूछ रही हूँ चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है इस वक्त पर, चेयरमैन कौन है। फटाफट से सभी लोग आंसर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आंसर क्या होगा इधर, आंसर होगा मनोज जैन। आंसर क्या होगा इधर, मनोज जैन करेक्ट आंसर होगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि हेडक्वार्टर आपको बताना है, यानी कि मुख्यालय जो आपका यहाँ पर हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है, ये कहाँ पर होगा, मुख्यालय है ये कहाँ पर होगा, गेल का। ये आंसर करना है आपको। तो इसका आंसर ऑलरेडी वीर दे चुके हैं,
ठीक है, तन्मय का आंसर एकदम करेक्ट आया है, दिल्ली। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, गेल है जो आपकी, ये किस टाइप की कंपनीज में आती है? मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना? आपको पता है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यानी कि जो सरकारी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनका आपको पता है कि उनकी 3 कैटेगरी बनाई हुई है। एक होती है आपकी मिनी रत्ना, यानी कि जो छोटी कंपनियां होती है वो, यानी कि जिनका 3 साल में से 1 साल भी अगर 30 करोड़ का उनका शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट आ जाता है तो उसको मिनी रत्ना कहते हैं। ठीक है, मिनी रत्ना में भी आपके 2 भाग हैं, 1 और 2, ये भाग है। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? महारत्ना, और सबसे नवरत्ना, और उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो सबसे बड़ी होती है, वो किसके अंडर आती है? महारत्ना में आती है। तो मैंने सीधा सीधा आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो गेल है ये आपकी मिनी रत्ना में आती है, नवरत्ना में आती है या फिर महारत्ना में आती है? तो आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा? गेल इज व्हाट काइंड ऑफ रत्ना कंपनी? आंसर करिए क्या होगा? सभी लोग का यहां पर आंसर आना चाहिए। आंसर करिए क्या होगा? इधर सभी लोगों का आंसर यहाँ आना चाहिए। एक तो ना बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा। अबंडेंस में आंसर आना चाहिए, सभी का अबंडेंस में यहां पर आना चाहिए। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं गेल की, या मैं आपसे बात करूं सेल की, सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की अभी नई नई पहली महिला प्रधान कौन बनी है? पहली फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? ये मैंने क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया था। सेल भी क्या है? महारत्ना कंपनी। गेल भी क्या है? महारत्ना कंपनी। लेकिन मैंने पूछा कि सेल की रिसेंटली जो बनी थी, पहली महिला चेयरमैन बनी थी अभी रिसेंटली, 7 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो नाम क्या था उनका? नाम था उनका सोमा मोंडल। नाम क्या था उनका? सोमा मोंडल नाम था। 7 जनवरी 2021 में इनको क्या चुना गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का इनको चेयरमैन चुना गया, और ऐसी ये पहली महिला चेयरमैन रही। इससे पहले जितने भी थे वो सारे मेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद सत्र की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मान लो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अगर कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है, संसद का कोई सत्र नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से आप ये अनुच्छेद में दी हुई है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। गुड मॉर्निंग एसके राज, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वीर का आंसर यहाँ पर करेक्ट आया है, ब्रह्म स्वरूप का करेक्ट आया है। आशीष आप थोड़े से गलत हो गए हो। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छे, राजेंद्र प्रसाद एकदम सही। करेक्ट आंसर है एसके राज का। सुमिता का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या कहता है? 123 में क्या पावर्स होती है? ऑर्डिनेंस की पावर होती है। ऑर्डिनेंस पावर होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। अब हम जैसे बात करते हैं हमारे देश की बात करते हैं, तो हमें पता है सबसे ऊपर कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, यानी कि प्रेसिडेंट आता है। तो 123 के अंदर 123 अनुच्छेद के अंदर यहां पर दी हुई है अध्यादेश की जो पावर्स है, शक्तियां है प्रेसिडेंट में। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं, जैसा यहां पर ओहदा प्रेसिडेंट का देश में है, वैसा ही स्टेट यानी कि राज्यों में किसका है? गवर्नर का। तो आपको बताना है जो गवर्नर है इसकी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं, ये आपके कौन से अनुच्छेद में दी हुई है, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये कब ऑर्डिनेंस पावर इसके पास है, अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अनुपस्थिति होगी। जब हमने प्रेसिडेंट की बात करी, राष्ट्रपति की बात की, तो वहां पर पार्लियामेंट जो आपका संसद सत्र है उसकी अनुपस्थिति के बारे में बात कर रहे थे। गवर्नर के टाइम पर किसकी अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ऐसे में कौन से अनुच्छेद में दिया है, ये आंसर करना है आप सभी लोगों को। आंसर क्या होगा इधर फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां पर इंडियाज बॉन एपेटिट ने करेक्ट आंसर किया है।
आंसर क्या होगा? देखो मैंने तुम्हें कई सारी चीजें बताई हैं, जैसे यहाँ पर 123 है, ऐसे ही यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा 213। अब जो लोग 161 कह रहे हैं वो क्या होता है? वो गवर्नेंस की पावर होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रखिएगा ये जस्ट अपोजिट होगा किसका? प्रेसिडेंट का। जैसे अब नेक्स्ट जो यहां पर आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 124, यानी कि 124वां जो अनुच्छेद है ये किसके बारे में वर्णन करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? तो मैंने बहुत बार आपको कराया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, यानी कि हमारे इधर क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा भारत के अंदर। वहीं अगर बात करूं कि 214 जो है, 214 जो है वो किससे रिलेटेड होगा? 214 जो अनुच्छेद 214 है वो किससे संबंधित होगा? जैसे 124 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से, बात कर रहा है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसे ही 214 किससे रिलेटेड होगा? बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर आया यहाँ पर आशीष का जो बोल रहे हैं हाई कोर्ट होगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? करेक्ट आंसर इधर होगा हाई कोर्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। एक बार भाई सभी लोग वीडियो को ना शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी आंकड़ा बहुत कम जा रहा है, हमें एटलीस्ट 30 या 40 अबव लेके जाना है। पहले इसको 30 अबव करो, सभी लोग पहले 30 अबव करो। आज की जो हमारा सेशन है इसको 30 अबव करिए सभी के सभी लोग। सबसे पहले सभी के सभी लोग 30 अबव कीजिए लाइव काउंट को, उसके बाद में आगे हम चीजें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज पीपा पाव ऑफ गुजरात फेमस? ये पीपा पाव क्या है? गुजरात का है ये, और क्यों ये प्रसिद्ध है, क्या इसके बारे में फेमस है? अब ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला कहता है कि ये देश का पहला प्लास्टिक से बना हुआ बंदरगाह है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? कि ये देश का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भाई ये ना जहाज के आंशिक जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो चीज होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, जहाज कोई दुर्घटना हो गई उससे प्रसिद्ध है। फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि देश का पहला पारिस्थितिक दृष्टि से अनुकूल बंदरगाह, यानी कि इकोलॉजिकल है। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? अब सितेश बोल रहे हैं मैम डी होगा, आशीष कह रहे हैं ए होगा, और तन्मय कह रहे हैं बी होगा, राजेंद्र कह रहे हैं ए होगा, वीर कह रहे हैं डी होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, फटाफट से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, और लाइव काउंट यार 30 पार ले जाने की कोशिश करो। मेरे पास सच में तुम्हारे अलावा ना और कोई सहारा नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा इस चीज़ के लिए किसी को कह ही नहीं सकती हूँ। जो कुछ हो तुम ही लोग हो, जो करोगे तुम ही लोग करोगे। अब मैं तुम पर इतना रिलाय करती हूँ, मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पार्ट पर बेस्ट से बेस्ट दूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं तुमसे कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग वो पॉसिबल करो मैम के लिए। तो मैं 30+ का अभी तुम्हें टारगेट दिया है, तो कोशिश करो आप लोग इसको ना 30+ ले जा सको। ठीक है, आंसर इधर क्या होगा? आंसर होगा पीपा पाव है, जो पीपा पाव है ये क्या है? बंदरगाह है, यानी कि ये पोर्ट है किधर का? गुजरात का। कौन सी साइड पे है? तो पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर ये है, पश्चिमी तट पर ये है। कौन से साइड में? वेस्टर्न कोस्ट जिसे हम कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट जिसे कहते हैं, ये यहाँ पर सबसे पहला प्राइवेट पोर्ट रहा। यानी कि इससे पहले जितने भी पोर्ट थे, बंदरगाह थे, वो कैसे थे? सरकारी थे। ये कैसा बंदरगाह बना? ये निजी बंदरगाह बना। क्या बना? निजी क्षेत्र का। यानी कि यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इसका स्वामी है वो कौन है? वो निजी क्षेत्र से है, यानी कि ये कोई एक निजी क्षेत्र का क्या है? बंदरगाह है। कहाँ पर है? गुजरात में है। किस तरफ पड़ता है? पश्चिमी तट पर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर बी। कब इसको अब यही बात आएगी ना कि ये पहला प्राइवेट पोर्ट है, कौन से ईयर में आया? अब क्वेश्चन आपसे क्या आ गया? कौन से ईयर में आया? तो ईयर होगा 1996 में। अब निजी क्षेत्र है, यानी कि सरकार का रोल नहीं है, तो फिर इसका जो स्थापना जिसने की, कौन था वो आदमी जिसने निजी क्षेत्र में इसको इस्टेब्लिश किया? निजी क्षेत्र मतलब आप, मैं, हम लोग, यानी कि जिसमें सरकार का रोल नहीं है, कोई भी एक आम आदमी क्या कर रहा है? इसकी स्थापना कर रहा है। तो नाम याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? निखिल गांधी ने। निखिल गांधी नामक एक आदमी ने किसकी शुरुआत की? पीपा पाव पोर्ट की शुरुआत की, बंदरगाह की शुरुआत की 1996 के अंदर। कहां पर? गुजरात में। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए क्या होगा? वेयर इज व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज इस्टेब्लिश? आंसर करिए क्या होगा? भारतीय रेलवे का पहिया और धुरी कारखाना कहां पर स्थित है? आंसर करिए फटाफट। मैं आती हूं, एक सेकेंड।
आंसर करिए इधर क्या होगा। वेयर इज व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज स्टैब्लिश, बैंगलोर, हारनॉट, जमलपुर या फिर दरभंगा। आंसर इधर क्या होगा भाई। इसे 30 बोला है, तुम 20 से भी ऊपर नहीं ले जा पा रहे हो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मतलब दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। रहने दूं क्या फिर? अब बता दो तुम क्या चाहते हो। रहने दें, क्लास को रहने दें, फिर बंद कर दिया जाए? नहीं पढ़ना है तो बंद कर दें क्या? आंसर क्या होगा इधर? सीधा सीधा आंसर क्या होगा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है। आंसर होगा इधर सितेश कह रहे हैं कोच फैक्ट्री कपूरथला एंड प्रियम्बर, बहुत अच्छे। राजेंद्र कह रहे हैं बेंगलोर होगा। एसएम कह रहे हैं बेंगलोर कंफर्म है, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बेंगलोर। कहाँ पर है आपकी पहिया और धुरी कारखाना? तो याद रखिए ये कहाँ पर होगा, ये होगा बेंगलोर में। हम बोलेंगे रेल व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री है, जो पहिया और धुरी फैक्ट्री है, ये कहाँ पर होगी? बेंगलोर के अंदर होगी। वहीं अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो आपकी प्रियम्बर है, इसके अंदर आपकी कौन सी फैक्ट्री है? रेल की कौन सी फैक्ट्री है, किस नाम से वो फैक्ट्री है? ठीक है, किस नाम से फैक्ट्री है प्रियम्बर में? जो कोच फैक्ट्री है किस नाम से है? तो याद रखिएगा नाम होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? प्रियम्बर में है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कपूरथला जो जगह है, कपूरथला कहां पर है? पंजाब के अंदर है। कपूरथला कहां पे है? पंजाब के अंदर है। इसके अंदर जो आपकी कोच फैक्ट्री है वो कहां पर है? कोच फैक्ट्री है वो कहां पर है? आंसर करिए क्या होगा। हर हर महादेव आरजे, कैसे हैं आप? आंसर करिए क्या होगा, किस नाम से है? तो याद रखिएगा रेल कोच फैक्ट्री। क्या होगा? रेल कोच फैक्ट्री होगा। वहीं अगर मैं कहूं कि चितरंजन नाम की जो जगह है, चितरंजन नाम की जो जगह है, वहां पर रेलवे से जुड़ी हुई कौन सी फैक्ट्री है? कौन सी फैक्ट्री है, किस चीज से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा उसका नाम होगा चितरंजन। उसका नाम उसके नाम से ही है, उस जगह के नाम से, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री। क्या है ये? लोकोमोटिव फैक्ट्री है। किससे जुड़ी हुई है? इंजन से जुड़ी हुई है। कौन? चितरंजन वाली। अब बात करें हम कपूरथला की रेल कोच, यानी कि क्या बनाने का काम करते हैं? रेल के जो डिब्बे होते हैं, कोच होते हैं, उनको बनाने का काम किसका? कपूरथला का और प्रियम्बर का। पहिया बनाने का काम किसका और धुरी बनाने का काम किसको मिल गया? वो मिल गया बेंगलोर कर्नाटका की रेल व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन रेलवेज? रेलवे का पेपर देने जाने हैं तो रेलवेज के बारे में 2-4 क्वेश्चन तो भाई डेली बनते ही बनते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं अगर हम यहाँ पर रेलवेज का एग्जाम देने का सोच रहे हैं। आंसर करिए क्या होगा। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश, कैसे हैं आप? क्या बोलना है सितेश, ये भी बता दीजिए मुझे। आंसर आया है सबसे पहले सुमिता का आंसर है डी, वीर का आंसर है डी, प्रिंस बोल रहे हैं ऑल होगा, बोन एपिटिट बोल रहे हैं ऑल, ब्रह्म स्वरूप का आंसर करेक्ट है, राजेंद्र का आंसर करेक्ट है। सीए का टॉपिक सही है जो आप कराए हैं, थैंक यू सो मच सितेश, थैंक यू। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो अब हम बात करें, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। तो मानते हैं कि नहीं, जब बात करते हैं हम परिवहन की तो उसमें रेलवे से ज्यादा चीप कुछ भी नहीं है, सस्ता कुछ भी नहीं है, तो ये चीज भी करेक्ट है। अब हम कहते हैं जो इंडियन रेलवेज है, भारतीय रेल है, इसको सबसे ज्यादा जो इसका सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी कि कमाई का जो इसका मुख्य स्रोत है, वो किससे जाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से, यानी कि माल के परिवहन से। क्योंकि रेल से किसी भी चीज का परिवहन कराना बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसीलिए मालगाड़ी आपने देखी होगी, मालगाड़ी में बहुत सारे वस्तु, बहुत सारा माल का क्या होता है? परिवहन होता है। तो ये भी चीज करेक्ट है। फिर ये कह रहा है सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, रेलवेज का इतना बड़ा नेटवर्क है, रेलवेज में काम करने वाले इतने लोग हैं, तो ये एक इकलौता एकमात्र ऐसा नियोजक है जो लोगों को क्या देता है? जो ये लोगों को देता है यहाँ पर रोजगार ज्यादा। तो
इसमें से तीनों की तीनों बातें करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? आंसर करिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद वल्लभ पंत, गुरु गोवालकर या फिर महात्मा गांधी? आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए यहां पर सभी लोग, क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई सभी। रिक्वेस्ट है आपसे, दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर जरूर कीजिए। मैम का इतना कहना मान लीजिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए प्लीज। बोलने के बाद में भी आप लोग जब शेयर नहीं करते हो ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत किया कीजिए। अब बुरा लगता है, अब इतने कम स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है। जब मैं बाकी टीचर्स का देखती हूँ, बाकी लोगों का भी देखती हूँ, तो सोचो ना, बेसिकली देखो, सबके जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके खुद के स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी सपोर्ट करें, शेयर करें। ठीक है, वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें। आधा घंटा हो गया है और आप देख लीजिए लाइव काउंट क्या चल रहा है ना। आंसर इधर क्या होगा? आंसर इधर आ रहा है गांधी जी, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। आपने एक चीज तो हमेशा सुनी होगी ना, एक डायलॉग, जो दिखता है वही बिकता है ना। अगर मैं देखी जाऊंगी, वही आगे चीज मेरा चलता रहेगा। अगर नहीं देखी जाऊंगी, तो फिर ऐसे इंसान को लाया जाएगा जो देखा जा रहा है। तो जो नहीं देखा जा रहा है, उसको कौन रखना चाहेगा? अगर आप जेन्युइनली सोचते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाना सही लगता है, कंटेंट सही लगता है, और आपको लगता है कि आपका एग्जाम इससे क्लियर हो सकता है, तो मैं आपके साथ रनिंग में तभी रह पाऊंगी, कंटिन्यू तभी रख पाऊंगी, आपको ये जो मटेरियल है ये तभी तक प्रोवाइड करा पाऊंगी जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जब तक हमारे पास एक डिसेंट लाइव काउंट रहेगा, है ना। आंसर इधर क्या होगा? आंसर होगा इधर महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। कौन से ईयर में लिखी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज? तो याद रखिएगा 1909 में। इस बुक का इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेशन होता है। हिंद स्वराज ओरिजिनली कौन सी भाषा में पब्लिश की गई थी? ये आंसर करेंगे आप लोग मुझे। हिंद स्वराज है जो ओरिजिनली कौन सी भाषा में ये लिखी गई थी, ये आंसर करिए क्या होगा? ब्रह्मस्वरूप, आप कह देते हैं कि मैम आप बेस्ट हो, लेकिन बेस्ट होता है तो बेस्ट के पास में स्टूडेंट्स भी तो होते हैं ना। ये मैं उनको कैसे कह सकती हूँ? गुड मॉर्निंग साकिर अली, कैसे हैं आप? ये मैं उनको कैसे कहूँ कि बेस्ट तो मैं हूँ? स्टूडेंट्स कह रहे हैं, पसंद भी आ रहा है, लेकिन वो तो यही कहते हैं ना, वेयर इज व्यूज? व्यूज कहाँ है? लाइव काउंट कहाँ है? हर चीज़ का एक पैमाना होता है ना जज करने का। जैसे आपका पैमाना है, अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको इंसान काबिल मांगते हैं। अगर आप 2 नंबर से रह जाते हो, 1 नंबर से रह जाते हो, तो लोग आपको वहीं आंकते हैं जहां पर लोगों के 50-50 नंबर कम आ रहे हैं कट ऑफ से, और आप सिर्फ 1 नंबर से, आधे नंबर से रह जाते हो, तो आप उन्हीं के बराबर माने जाते हो। यही सेम चीज़ मेरे साथ में है। यहाँ पर पैरामीटर क्या है? हमारा पैरामीटर ये है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हमें लाइव देख रहे हैं, कितने हमारे पास व्यूज़ हैं, कितने बच्चे हमें देख रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे हैं, तो चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। जितने भी टीचर्स हैं सभी का मैं ये बोल रही हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि जो टीचर तुम्हें पसंद है उसके लिए एफर्ट करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा उस टीचर के पास कुछ भी नहीं है। मेरी जमा पूंजी तुम लोग हो, है ना। तो इसको प्लीज शेयर कीजिए। हिंद स्वराज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया? महात्मा गांधी जी ने खुद किया। और किस नाम से जाना जाता है इसको? इंडियन होम रूल से नाम से जाना जाता है। इंडियन होम रूल के नाम से जाना जाता है हिंद स्वराज को। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, और हिंद स्वराज आपका कौन सा वर्जन है? ओरिजिनली ये कौन सी भाषा में किया गया था? गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में पब्लिश किया गया? गुजराती भाषा में। ऊपर एक बाल गंगाधर तिलक नाम दिख रहा होगा। इन्होंने 2 किताबें लिखी। क्यों पढ़ा रही हूँ ये? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनकी किताबें, नाम जो था वो इनकी उससे अलग था, लैंग्वेज से अलग था। जैसे इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक लिखी केसरी, एक लिखी मराठा। केसरी जो थी किताबें नहीं, बेसिकली ये न्यूज़पेपर थे। ठीक है, ये क्या थे? न्यूज़पेपर थे। तो आपके ये जो केसरी और मराठा यहाँ पर पब्लिश करते हैं बाल गंगाधर तिलक, केसरी कौन सी भाषा में करते हैं, और जो मराठा है, मराठा न्यूज़पेपर है, ये कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर था? आंसर करिए क्या होगा?
हाँ, सबको शेयर कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम जाके 1000 लोगों को लेके आओ, बस इतना कोशिश करो कि एक एक बंदा 2-2 लोगों को ले आए, 1 या 2 लोगों को ले आए। जैसे तन्मय है, तन्मय अपने 1 या 2 फ्रेंड्स को ले आए, ठीक है। और अमित है, वो 1 या 2 फ्रेंड को ले आए, सुमंत 1-2 फ्रेंड को ले आए, विपिन 1-2 फ्रेंड को ले आए। बस इतना कर दीजिए, वो काफी होगा। प्रणाम अमित, कैसे हैं आप? और अपनी तरफ से कोशिश ये कीजिए आप लोग कि ना टाइम से लाइव आ जाया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम आपकी क्लास तो देखते हैं लेकिन लाइव नहीं देख पाते हैं। लाइव देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो याद रखिएगा ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। मराठी भाषा का न्यूज़पेपर कौन सा था? केसरी। और मराठा जो न्यूज़पेपर था ये कौन सी भाषा का था? ये था इंग्लिश। अब हम यहाँ पर आपने सुना भी होगा बाल गंगाधर तिलक ने 2 बड़े मेन फेस्टिवल चलाए। क्या नाम था? एक था आपका गणपति फेस्टिवल, ये सभी को पता होगा। गणपति फेस्टिवल यानी कि जो गणपति उत्सव है वो किसके द्वारा चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया। कौन से ईयर में? 1893 में। वहीं दूसरा चलाया जाता है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी जो उत्सव है वो भी किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया 1895 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग यहां पर लाइक एंड शेयर करते रहिए, आंसर करिए क्या होगा। इन विच सिटी इज इंडियाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल श्रीरंगम टेम्पल लोकेटेड? आंसर करिए क्या होगा। मैंने पूछा आपसे भारत का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है जिसका नाम क्या है? श्रीरंगम मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? अब ऑप्शन है आपके कटक, खजुराहो, पुरी और तिरुचिपल्ली। आंसर करिए क्या होगा। आंसर करिए फटाफट सभी लोग यहाँ पर, क्या होगा? कौन सी जगह पर ये स्थित है? डी आंसर आ रहा है सुयश का, सुमिता का, अमित का आंसर करेक्ट है। रीटा रानी, गुड मॉर्निंग रीटा, कैसे हैं आप? डी आंसर आ रहा है रीटा का, सुयश का आ रहा है डी, बहुत अच्छे। बोन एपेटाइट का आंसर करेक्ट है। ब्रह्म स्वरूप का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहां पर है ये? त्रिचुपल्ली में है। त्रिचुपल्ली कहां पर है? एक्चुअल में त्रिचुपल्ली एक जिला है। कहां का डिस्ट्रिक्ट है ये? तमिलनाडु का। कहां का डिस्ट्रिक्ट है? तमिलनाडु का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, कौन से इसमें भगवान को डेडिकेटेड है, कौन से भगवान की यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है, तो आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर होगा रंगनाथ। कौन से भगवान है? रंगनाथ जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है। कौन से जगह पर? यहाँ पर श्रीरंगम टेम्पल पे। अब आपको यहाँ पर कटक दिख रहा है, कटक में कौन सा मंदिर है ये आपको बताना है। कटक में कौन सा मंदिर है ये आपको बताना है। रंगनाथ को और क्या क्या बोलते हैं? रंगनाथ को पेरूमल भी कहते हैं, पेरूमल भी कहते हैं। ये रंगनाथ पेरूमल कौन से भगवान हैं? तो स्पेसिफिकली बता दूं कि देखो यहाँ पर साउथ में तमिलनाडु में पेरूमल रंगनाथ किन्हें बोला जाता है? भगवान विष्णु को बोला जाता है। नॉर्थ साइड में जो लोग जानते हैं विष्णु के नाम से जानते हैं, वैसे ही यहाँ पर पेरूमल नाम से जानते हैं और रंगनाथ के नाम से जानते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। रंगनाथर भी आपको देखने को मिलेगा, रंगनाथर भी इन्हें बोला जाता है। उसी के साथ यहाँ पर रंगनाथर थैयर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लक्ष्मी जी को, उनकी भी पूजा यहाँ पर होती है। रंगनाथर, रंगनाथर थैयर यानी कि रंगनाथर हैं जो उनकी वाइफ यानी कि उनकी अर्धांगिनी। थैयर कौन है? ये है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी वही जिनसे तुम्हें धन मिलता है, समृद्धि मिलती है, वही है, ठीक है। अब आपसे मैंने ये पूछा कटक में कौन सा टेम्पल देखने को मिलता है, तो आंसर यहाँ पर सभी लोगों का करेक्ट आया है। सभी लोगों ने क्या बोला? सभी लोगों ने बोला कि कटक का सबसे फेमस कौन सा है यहाँ पर? तन्मय कह रहे हैं चंडी टेम्पल होगा, ठीक है। कटक में या कटक से भी स्पेसिफिकली मैं तुम्हें कह दूं, कोणार्क पूछ लूं, कटक की जगह मैं तुम्हें कोणार्क पूछ लूं। कटक में क्या है? कटक में बेसिकली आपका राइस सेंटर है। कटक किसके लिए फेमस है? राइस सेंटर से फेमस है। यहाँ पर सेंट्रल यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, राइस रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर चावलों के ऊपर क्या किया जाता है? अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च की जाती है। अगर मैं कहूँ कोणार्क का तो आंसर क्या होगा? कोणार्क में आंसर हो जाएगा आपका सन टेम्पल। किस नाम से जाना जाता है ये सूर्य मंदिर? तो ये नाम से जाना जाता है ब्लैक पगोडा। पगोड़े का मतलब क्या होता है? पगोडा मतलब मंदिर। तो कैसा मंदिर है? काला मंदिर है। अब यहाँ पर खजुराहो के अंदर, खजुराहो ये जगह है कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ पर आपके कौन से
मंदिर पाए जाते हैं? खजुराहो के अंदर कौन सा मंदिर है? आंसर करिए जरा, क्या होगा? खजुराहो जो ये नाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पर खजुराहो के इधर कौन सा मंदिर है, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा इधर खजुराहो मंदिर के इधर कौन से है? छतरपुर, बेसिकली मैं कहूँ छतरपुर, छतरपुर एमपी में खजुराहो के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? खजुराहो के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? छतरपुर एमपी में खजुराहो के टेम्पल देखने को मिलेंगे, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया कौन से ईयर में? तो याद रखिएगा 1986 में। नॉर्थ साइड में जब खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो किससे रिलेटेड हैं? नागर शैली से बने हुए ये मंदिर है, 1986 में आते हैं। तो 1986 में यूनेस्को के अंदर द्रविडियन स्टाइल में, यानी कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ी कौन से मंदिर वहां पर बोले गए, कौन सी ऐसी साइट थी जो इंक्लूड की गई? तो याद रखिएगा उस साइट का नाम था, उस जगह का नाम था हम्पी, कर्नाटका। ठीक है, ये जो खजुराहो के मंदिर थे ये कैसे हैं? ये जैन और हिंदू मंदिर है। कैसे हैं? जैन प्लस हिंदू मंदिर हैं। इसमें अराउंड आपके 85 टेम्पल्स होते थे, लेकिन अभी फिलहाल में जो एकदम ठीक ठाक हैं, अपनी ठीक ठाक सिचुएशन में है, वो केवल 25 अभी बचे हैं। पुरी के अंदर आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा पुरी, यानी कि पुरी उड़ीसा के अंदर आपका जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, जगन्नाथ का मंदिर है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है, क्योंकि ये कैसा टेम्पल है? श्वेत रंग का है, इसीलिए व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है इसको, व्हाइट टेम्पल बोला जाता है किसको? जगन्नाथ टेम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को? यानी कि इनमें से कौन से शहर को शामिल किया गया है एज विरासत शहर बाय यूनेस्को? आंसर करिए क्या होगा। अब मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आप लोग आंसर करें जरा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आंसर करिए क्या होगा। हेडक्वार्टर कहां पर है और फुल फॉर्म क्या है, आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? पेरिस, फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल है। ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से संबंधित, आपके विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर मुद्दे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्य किया जाता है। अब आंसर इधर क्या होगा? सबसे पहली कौन सी इंडिया की सिटी बनी? तो याद रखिएगा नाम क्या होगा उसका? नाम है अहमदाबाद। कौन से ईयर में अहमदाबाद को चुना जाता है हेरिटेज सिटी यानी कि विरासत शहर में? तो याद रखिएगा 2017 में अहमदाबाद इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है हेरिटेज सिटी में। और अगर मैं कहूं कि इसके बाद दूसरा कौन सा शहर बना तो कौन सा होगा? जयपुर। कौन से ईयर में? तो 2019 में। कौन से ईयर में, कौन से साल में? 2019 में जयपुर को किस में डाला गया? हेरिटेज सिटी में। अच्छा, आपसे मैं एक चीज और पूछती हूँ, शेकिंग मिनारत यानी कि हिलती हुई मिनारतें आपको कौन से शहर में देखने को मिलती है? ऑप्शन यही है आपके 4, जयपुर, अहमदाबाद, पटना और हैदराबाद। अब मैंने आपसे पूछा हिलती हुई जो मिनारतें हैं आपको इनमें से कौन से शहर में देखने को मिलेंगी? ऑप्शन वही है आपको जो दिए हुए हैं। अब आंसर करिए क्या होगा। स्वप्निल, मैं ना इंस्टा पे इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, एक तो मेरे पैर में दिक्कत हो गई है। ठीक है, उसमें पैर में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेन आ गया है, मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। स्टमक इन्फेक्शन भी हो गया और पैर में भी ये दिक्कत हो गई, तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें चलती रहती है। मतलब पैर दर्द को भी मुझसे कुछ खास लगाव है, स्टमक इन्फेक्शन को भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, अक्सर होता रहता है ना। तो बहुत ही डेलिकेट हूँ मैं प्रोन हूँ ऐसी चीज़ों से। शेकिंग मिनारत मैंने आपसे कहा, हिलती हुई मिनारतें कहाँ जाती है तो देखी जाती है। तो बीस्ट ने बोला है मैम हैदराबाद होगा, ब्रिजेश कह रहे हैं हैदराबाद होगा, तन्मय सही कह रहे हैं, और यहाँ पर बोन एपेटाइट का भी करेक्ट है। क्या होगा? अहमदाबाद में। कहाँ देखने को मिलती है हिलती हुई मिनारतें? तो अहमदाबाद में देखने को मिलती है, जिसको 2017 में सबसे पहला ऐसा भारतीय शहर था जिसे यूनेस्को की हेरिटेज यानी कि विरासत शहर में डाला गया, इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। इकोनॉमिक रिव्यू इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर करिए क्या होगा। ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, सेबी और आरबीआई। आंसर करिए क्या होगा। इकोनॉमिक रिव्यू
कौन यहाँ पर बनाता है, प्रिपेयर करता है? आंसर करो क्या होगा। और भाई मेरा ना बैच आ रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 का 20 दिसंबर से, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें। आपको डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी 2 सीबीटी 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको जीएस पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। और जितने भी लोग बोल रहे थे ना मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, तो भाई वहाँ आके मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़िएगा और फिर डिफरेंस फील करिएगा। आंसर करिए इधर क्या होगा। क्रैश कोर्स है आपका, इंपॉर्टेंट कराऊंगी, फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ज्यादा समय के लिए नहीं चलाया गया, केवल और केवल आपके एग्जाम को देख के ये चलाया गया है। तो जल्दी से जल्दी हम इसे कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट इसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, हौच पौच नहीं करेंगे इसको, ठीक है। आंसर इधर क्या होगा, तो जो आंसर देखने को आ रहा है, क्लास की टाइमिंग क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। क्लास की टाइमिंग एक बार आप कोर्स परचेज करिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं होगा, वो आपकी ऑलिव बोर्ड की ऐप पे होगा। जब आप परचेज करेंगे तो वहीं पर आपको पता लग जाएगा क्या क्या टाइमिंग होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा इधर, मोस्ट प्रोबेबली शाम को होंगी कुछ एक की टाइमिंग, ठीक है। आंसर इधर क्या होगा, इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल सुधीर, वहां पर इकोनॉमिक्स भी आपको मिलेगा पेड बैच में, ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपको पूरी कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी उसमें। आरआरबी अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच लेते हैं हमारा, तो उसमें पूरी प्रिपरेशन होगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा इधर, बहुत अच्छे सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय क्या करता है, इकोनॉमिक रिव्यू, यानी कि जितना भी जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं, जो भी चीजें जिन पे काम करना चाहिए, ये भारत के अंदर कौन करता है, वित्त मंत्रालय उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। यहाँ नीचे कुछ एक दिख रहा होगा आपका नीति आयोग। तो पहले मुझे ये बताइए कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करके, किसको हटा के लाया गया नीति आयोग, कौन से ईयर में लाया गया, और उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहते हैं। आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। देखो इकोनॉमिक रिव्यू और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक रिव्यू होता है जब हम कहते हैं ना किसी मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं, यानी कि कोई एक ऑलरेडी चीज है, लेका झोंका है, उसका क्या कर रहे हैं हम, रिव्यू कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी चीज कैसे चल रही है। सर्वे क्या होता है, जब आप किसी चीज का ना मास लेवल पर, बड़े लेवल पर आप क्या करते हैं, उन डाटा कलेक्ट करते हो। जब आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, अलग अलग लोगों से देखते हो, अलग अलग चीजों से देखते हो कि यहां से हमें ये आर्थिक चीजें मिली, यहां से हमें ये आर्थिक चीजें मिली, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। उसमें सारी जगह का हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रिव्यू क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, हमने कितना वहां से हासिल किया है, रिसिप्ट क्या है हमारी। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू। वीडियो को भाई शेयर कीजिए फटाफट, ताकि लाइव काउंट हम 40+ ले जाइए। 40+ का टारगेट लेके चाहिए कि लाइव काउंट 40+ जाए। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, तो याद रखिएगा योजना आयोग को, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हटा के कौन आता है, नीति आयोग आता है। कौन से ईयर में आता है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। आप सभी को पता होगा 2014 में किसकी गवर्नमेंट आई थी, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। उसने क्या किया, उसने आके सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया। प्लानिंग कमीशन वही है जो क्या बनाती थी, पंचवर्षीय योजना बनाती थी। उस वक्त पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान चल रहा था 12th वाला। उसने क्या किया, उसको बीच में ही रद्द कर दिया, ठीक है। 2012 से लेकर 2017 के लिए था, लेकिन रद्द कर दिया गया 2014, 31 दिसंबर 2014 को उसको एंड कर दिया गया। और 1 जनवरी 2015 यानी कि 2015 की जो न्यू ईयर है, शुरुआत किसकी की जाती है, नीति आयोग की। पहला ही साल का पहला ही दिन था जो 2015 का, उसमें नीति आयोग लाया जाता है। नीति जो ये नाम है ना, नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी बनाना, है ना, पॉलिसी बनाना। लेकिन नीति की यहाँ पर फुल फॉर्म भी है कुछ, कोई बता सकता है मुझे नीति की फुल फॉर्म क्या होगी, इधर कोई बता सकता है नीति की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि कैसा, राष्ट्रीय संस्थान किसके लिए, इंडिया को बदलने के लिए, इंडिया में बदलाव लाने के लिए। तो एन से, नीति में एन से है नेशनल, आई से है इंस्टीट्यूट, टी से है ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से अगेन है इंडिया, ये आता है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहते हैं, यानी कि जो भी उस पद पर आएगा वो अपने आप इसका चेयरमैन बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। आपको पता है प्रधानमंत्री की यहाँ पर पावर्स क्या होती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन बन जाते हैं इधर, प्रधानमंत्री। इसे क्या बोला जाता है, ये है थिंक टैंक, क्या बोला जाता है, थिंक टैंक। इसके सीईओ कौन बने,
इसके सीईओ कौन बने? तो अभी फिलहाल में इसके सीईओ कौन है? सीईओ ऑफ नीति आयोग इज, आंसर करिए क्या होगा? नीति आयोग के सीईओ फिलहाल में कौन है? आंसर करिए क्या होगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट सीईओ कौन थे, सबसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आपके नीति आयोग के, तो याद रखिएगा वो थे अरविंद पनघड़िया। क्या नाम था? अरविंद पनघड़िया उनका नाम था। ठीक है। और अभी जो आपके सीईओ हैं, करंट सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है उनका? अमिताभ कांत नाम है उनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बता दीजिए, बस लास्ट में ये बता दीजिए कि सेबी है, सेबी के फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि बात कर रही है शेयर मार्केट को कौन उसका देखरेख करता है? सेबी करता है। कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ आपका सेबी? ये आंसर कर दीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहिए और 40+ ले जाइए भाई, शेयर कर करके 40+ ले जाइए आज की क्लास को। सेबी आपके कौन से एक्ट के थ्रू आता है और कौन से ईयर में इसकी स्थापना होती है? तो आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा? बहुत अच्छे लोगों का ऑलरेडी आंसर आने लगा है। आशीष का आंसर आया है, उन्होंने हेड बता दिया है 1992। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें ना शेयर मार्केट से इतनी बढ़िया चीज याद करा रखी है ना कि जो आपका ये सेबी है ना, इससे मैंने तुम्हें बताया ये शेयर मार्केट के ऊपर क्या करता है? निगरानी रखता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, हर्षद मेहता स्कैम 1992 का, वो वेब सीरीज सभी ने सुनी होगी, है ना। 1992 में हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ, उसके बाद में आप ऐसे समझ लीजिए कि 1992 में किसकी स्थापना हुई? सेबी की स्थापना हुई। सेबी की स्थापना किसके थ्रू हुई? तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है सेबी एक्ट 1992 के तहत। कब? 12 अप्रैल 1992 में। वहीं आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। इसकी स्थापना कब होती है? कौन से ईयर में आरबीआई की स्थापना होती है? तो याद रखिएगा आरबीआई एक्ट आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आता है कौन से ईयर में? 1934 में। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। बहुत अच्छे। शुभम पाल, प्रिंस, बीस्ट, तन्मय, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। अमित, सुयश, सुमिता, सभी का आंसर करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन वहीं कहूं कि इस पहले तुम्हें ये कुछ दिख रहा है 1935, यानी कि ये कैसा काल था? स्वतंत्रता से पहले, यानी कि तब तक हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी, 1947 मिली, उससे पहले था। लेकिन आरबीआई को फिर राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी कि नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का कौन से ईयर में किया गया? तो आंसर करिए क्या होगा? सभी लोग यहां पर आंसर करें क्या होगा? कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है? ये आंसर करिए आप। तो याद रखिएगा इसका जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये किया गया आपके 1949 में। बहुत अच्छे, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। वीर, तन्मय, गौरव, सर का छोरा एंड शुभम, प्रिंस, यूवी, तन्मय, सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है। उससे पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता था? आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होता था वो कलकत्ता में होता था, कोलकाता में होता था। लेकिन इसको कौन से ईयर में मुंबई में शिफ्ट किया जाता है? 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है? मुंबई में। तो अब आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में होगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये भी मुंबई में होगा। शेयर मार्केट बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? मुंबई के अंदर है। तो सेबी का भी कहां पर होगा? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए सभी लोग यहां पर क्या होगा? सिल्क वॉर्म रियरिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। आंसर करिए क्या होगा? इनमें से किसको बोला जाता है? सिल्क वॉर्म होते हैं जो आपके, यानी कि रेशम के जो कीट होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? रेशम का कपड़ा बनता है ना, रेशम वाला फाइबर आपको मिलता है, रेशम का कपड़ा कहते हैं ना। वो गाना सुना होगा, रेशम का रुमाल, आगे मुझे भी नहीं आता है गाना क्या है, बस रेशम का रुमाल, हाय रे तेरा क्या कहना, है ना, कुछ ऐसा ही गाना है। तो ये रेशम का जो रुमाल बनता है, इनमें से कौन से रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और देखो ये मत सोचना कि यहाँ पर मैम सिर्फ तुमसे सिल्क वॉर्म रियरिंग का पूछ के हट जाएंगे, आपको सारे के सारे बताने पड़ेंगे कि इन जितने भी सारे ये हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है,
जितने भी सारे किससे रिलेटेड है और बहुत अच्छे, सभी का आंसर यहाँ पर मुझे करेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे सभी का आंसर इधर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एपीकल्चर का, ऑलरेडी बता दिया है सुमिता ने। गौरव सर का छोरा ने भी एकदम करेक्ट आंसर किया है। शहतूत के ट्री पे दीक्षा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे दीक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिल्क वॉर्म रियरिंग को क्या बोला जाता है? इनके पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। अब आपका यहाँ पर पहला जो है एपीकल्चर, इसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर इसे क्या कहते हैं? किस चीज का पालन किया जाता है, किस चीज का यहाँ पर रख रखाव किया जाता है एपीकल्चर में? तो क्या होगा आंसर? वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, 40+ ले जाइए, एटलीस्ट 50+ का टारगेट रख लो, 50+ का टारगेट रख लो सभी लोग, और शेयरिंग कर दीजिए दबा के। मैं ये नहीं कहती एकजुट करके सबको ले आइए, लेकिन एक दो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको शेयर तो कर दीजिए, है ना, आके हमारे साथ में जुड़े। आंसर क्या होगा? एपीकल्चर किससे रिलेटेड है ये स्टडी? तो याद रखिएगा ये हनी बी रियरिंग, यानी कि जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं ना, जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं उनके पालन को, जहां पर उनको रखते हैं ताकि उनके थ्रू क्या मिलता है? हनी मिलता है, शहद मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर आपका जुड़ा हुआ है फ्रूट्स और किसके साथ में? वेजिटेबल्स। फ्रूट्स के अंडर यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो पालन होता है, जहाँ पर पोषण होता है, जहाँ पर उगाए जाते हैं, उस पूरे स्टडी को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड होगा? तो बहुत ही ईजी है। फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड होगा? तो फ्लावर से रिलेटेड होगा। किससे होगा? फ्लावर से, यानी कि फ्लावर उगाने वाले को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। और सेरिकल्चर है आपका सिल्क वॉर्म रियरिंग से। ठीक है, तो क्लियर है आपको? अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर यानी कि जहां पर हम फ्रूट्स वेजिटेबल की बात कर रहे हैं ना, इससे इसके फील्ड में कौन सा आपका रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति चलाई गई? आपने सुनी होगी ना बहुत सारी क्रांति, कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया गेहूं के लिए बेसिकली, है ना, कृषि क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया, हरित क्रांति। फिर आपकी श्वेत क्रांति आती है, व्हाइट रेवोल्यूशन। किससे जुड़ी हुई थी व्हाइट रेवोल्यूशन? श्वेत क्रांति तो वो आपकी जुड़ी हुई थी दुग्ध उत्पाद से जुड़ी हुई थी, है ना। तो ऐसे ही आपकी हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कौन सी क्रांति था ये आपको बताना है। क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा गोल्डन क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर और आपका जो यहाँ पर फ्रूट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रूट से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंगो है आपका गोल्डन दिखता है ना, हनी है आपका, उससे जुड़ा हुआ कौन सा है? गोल्डन रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, के सिवान वॉज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इजी क्वेश्चन है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है सभी के लिए। आंसर करिए इधर क्या होगा? बिल्कुल सही, ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन। अगर इंडिया की, भारत की बात करें तो, और अगर बात करें हम फॉरेन की यानी कि विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। वैसे ही वर्गीस कुरियन है जो श्वेत क्रांति से संबंधित है, वो फादर माने जाते हैं भारत के अंदर श्वेत क्रांति के। ऑपरेशन फ्लड नाम की चीज लाए थे 1970s में। ऐसे ही अगर आपको मैं बोल दूं सिल्वर रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपके एग और पोल्ट्री से जुड़ा हुआ है। और उसकी जनक कौन मानी जाती है? इंदिरा गांधी उसकी जनक मानी जाती है भारत के अंदर। ठीक है, और ब्लू रेवोल्यूशन के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी हैं। ब्लू रेवोल्यूशन फिश और एक्वेटिक जो आपके सी फूड से रिलेटेड जो क्रांति चली वो ब्लू रेवोल्यूशन मानी जाती है, और उसके हैं हीरालाल चौधरी। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे मेरा, के सिवान वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अब आंसर करिए इधर क्या होगा? सेबी, इसरो, फाइनेंस कमीशन या फिर BCCI? आंसर करिए इधर क्या होगा? बहुत ईजी है, सभी को पता है। के सिवान कौन है? के सिवान है आपके इसरो के चेयरमैन। कौन है? के सिवान इसरो के चेयरमैन। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसरो की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कौन से ईयर में होती है? इसरो की स्थापना कौन से ईयर में हुई? तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी लोग मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते हैं उन सबको रट चुका होगा कि आंसर क्या होगा इधर, है ना, सभी को रट चुका है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भाई, मैंने लाइव काउंट बढ़ाने के लिए कहा था, घटाने के लिए नहीं कहा था, है ना। लाइव काउंट बढ़ाने के लिए कहा था, घटाने के लिए नहीं कहा था। क्वेश्चन अच्छे नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हो?
ठीक है। इसरो कब एस्टैब्लिश हुआ? 15 अगस्त, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता मिली, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी दिन होता है इसका गठन। कौन से में? 1969, 15 अगस्त 1969 में होता है। और इसके जो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे, उनके फाउंडर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई था। किन्होंने स्थापना की इसरो की? तो विक्रम साराभाई ने की। ठीक है, यही बोले जाते हैं फादर ऑफ, विक्रम साराभाई को और क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। किसका? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो बोला जाता है विक्रम साराभाई को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि हमारे यहाँ पर परमाणु जो प्रोग्राम है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा? सभी लोगों का आंसर दिखना चाहिए इधर, मुझे सभी लोगों का यहाँ पर आंसर दिखना चाहिए। क्या होगा इधर आंसर? बहुत अच्छे, होमी पी भाभा। क्या नाम होगा? होमी भाभा नाम है इनका। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है, अब मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, दीक्षा बोल रही है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको बोला जाता है मिसाइल मैन। यानी कि इन्होंने क्या किया? मिसाइल के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, सेबी का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सेबी कौन से ईयर में आया? 1992 में आपका आया। इसकी स्थापना की गई 1992 में 12 अप्रैल को। और अभी जो इसके हेड है वो कौन है? अजय त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ, पूछ क्या रहा है? विच स्पीशीज इज फाउंड इन राजाजी नेशनल पार्क। ये किसका प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। पहले तो आपको बताना है ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है आपका, ये कौन से स्टेट यानी कि राज्य या किसी यूटी किसके अंदर ये स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? और यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर आपको कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसका ये प्राकृतिक आवास है, जो यहाँ पर रहता ही आया है? तो आंसर इधर क्या होगा? यहाँ पर आपको महसेर फिश यानी कि मछली देखने को मिलेगी, चीतल का ये प्राकृतिक आवास है, कस्तूरी मृग का है, या एशियाई हाथी का है? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर इधर क्या होगा? कस्तूरी कह रहे हैं अमित, और यूके कह रहे हैं गौरव सर का छोकरा, और पापा का हेलीकॉप्टर कह रहे हैं सी और यूके। ठीक है, आंसर करेक्ट क्या होगा? कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर होगा? ये होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा राजाजी नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में होगा। और ये कौन से उसका नेचुरल हैबिटेट है? तो याद रखिए ये होगा एशियन एलिफेंट का। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? एशियन एलिफेंट देखने को मिलता है। आपको कुछ एक केसेस में यहाँ पर बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर लेपर्ड देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, इधर इंडियन लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रिप्ड हाइना इधर पाया जाता है, जंगल कैट, गोरल एक जो प्राणी है, स्पीशीज है, वो आपको इधर देखने को मिलती है, स्लॉथ बियर इधर देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं आपको जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एशियन एलिफेंट का ये सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक आवास है। बंगाल टाइगर भी इधर देखने को मिलेगा। और कहाँ पर है राजाजी नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर करिए क्या होगा? वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल इन द ईयर 1327? आंसर करिए इधर क्या होगा? अच्छा, एक चीज और बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर कौन सा ऐसा तीर्थ यात्री था या फिर जो भ्रमण करता रहते थे ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, इनमें से नहीं कहूंगी, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में कौन सा ऐसा था विजिटर था जिसने भारत के अंदर आके क्या किया? आगमन किया, भारत के आके इधर विजिट किया। आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए इधर क्या होगा? दिल्ली से उसने क्या कराई थी? कहाँ से अपनी कैपिटल कहाँ पर कराई थी? तो याद रखिएगा आंसर होगा, उसने ऑर्डर किया था कि वो अपनी कैपिटल को कहाँ से ले जाएगा? दिल्ली से ले जाएगा दौलताबाद, जो कि आज के नाम पर, आज के टाइम पर उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है देवागिरी। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है ये देवागिरी। ठीक है,
1327 में, ये याद रख लेगा। महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ती है आज के टाइम पर। प्रेजेंट में लिख देती हूँ मैं इधर ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी के सभी लोग, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए सभी के सभी लोग। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, अगर मैं पूछूं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो याद रखिएगा 1325 से लेके 1351 तक इसका कार्यकाल रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है कि भाई पढ़ा लिखा था लेकिन काम थोड़े उल्टे करता था। ऐसे ही इसने अपनी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो दिल्ली कैपिटल राजधानी हुआ करती थी उसको कहां ले गया, ये दौलताबाद में ले गया। इसके टाइम पर यहां पर कौन आता है तो आंसर क्या होगा, तो वो मोरक्को का जो भ्रमण करता है, विजिटर है, पिलग्रिम है, तीर्थ यात्री है। नाम क्या था उसका, मोरक्कन के उस तीर्थ यात्री का क्या नाम था, तो याद रखना इब्न बतूता होगा। क्या होगा, इब्न बतूता। पैर में जूता पहने तो करता है चुर, और किसके टाइम पर चुर करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के पैर में वो जूता चुर करता है, तो इसीलिए इब्न बतूता उसी के टाइम पर आता है। आंसर इधर करेक्ट क्या होगा, आंसर इधर करेक्ट होगा दौलताबाद। अच्छा, कन्नौज जो इधर नाम दिख रहा है तो उससे मुझे कुछ याद आया, तुम लोगों को भी आया होगा। कन्नौज की लड़ाई किस किस के बीच में होती है, कौन से ईयर में होती है, आंसर करिए क्या होगा। कन्नौज का जो युद्ध होता है कौन से ईयर में होता है और किसके बीच में होता है, आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कन्नौज का जो युद्ध है कौन से ईयर में होता है, आंसर करिए क्या होगा। सभी को पता है ये किसके बीच में हुआ, काफी फेमस था। ये किसके बीच में होता है, ये होता है हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। अब मैंने पूछा कौन से ईयर में होता है, शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में होता है। जो कन्नौज नाम की जगह है कहां पर पड़ती है, ये यूपी के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कौन से ईयर में होता है तो याद रखिएगा 1940 1540 में, 1540 में ये युद्ध होता है। गलती से बोल दिया, ठीक है। 17 मई 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध होता है। इससे पहले 1939 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध होता है, कोई आंसर कर सकता है मुझे। फिर से मैंने 1939 लिख दिया। 1539 में, दिमाग पता नहीं आज कहाँ है मेरा। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, तो आंसर करिए क्या होगा फटाफट। सभी लोगों का इधर आंसर आना चाहिए। ये कौन सा युद्ध होता है, चौसा का। कौन सा युद्ध होता है, बहुत अच्छे शुभम पाल, एकदम करेक्ट आंसर है। बेलगाम का नहीं है, कौन सा है, चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और उसके बाद में तुम्हें पता है कि 1540 के बाद बुरी तरीके से खदेड़ दिया जाता है, शेरशाह सूरी उसको खदेड़ देता है। फिर हुमायूं वापस से कब आता है अपने थ्रोन पर, अपने सिंहासन पर वापस से कब आता है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो 1555 में कौन आता है, वापस से हुमायूं अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है, तो आंसर करिए क्या होगा। यहां पर आपको ये जो तीन दिए हुए हैं, तीनों की तीनों आपके आपातकाल से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 352 की, तो कौन सी इमरजेंसी से रिलेटेड है, सभी लोग आंसर करें। ये होगा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। कौन से अनुच्छेद के तहत लगती है, तो 352। अब तक कितनी बार लगी है आप बताएंगे मुझे। 356 में क्या आता है, स्टेट इमरजेंसी, या फिर मैं कहूं प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। यानी कि कोई भी राज्य की सरकार अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो गवर्नर वहां पर बोलता है कि भैया ये तो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है उधर, ठीक है। और 360 में कौन सी है, ये है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल लगता है 360 में। कितनी बार लगा है ये बताइए। तो अब तक जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है कितनी बार लगा है, 3 बार। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 0 बार। और प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है, बहुत बार, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 360। अब बात हो रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूं कि जो फाइनेंशियल कमीशन है यानी कि जो आपका वित्त आयोग है, ये आपका कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है कि भारत के अंदर एक वित्त आयोग नाम की भी चीज होगी, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा,
आप सभी को बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल कमीशन कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने कराया फाइनेंशियल कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। और सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। सुमिता बोन एपेटिट, अमित डार्क और कुमार जसराज। भाई डेली हमारी क्लास होती है जीएस की 11 बजे, तो आप लोग शार्प 11 बजे आ जाए। बहुत ही बेहतरीन हम क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 214 जो आर्टिकल है, अभी थोड़ी देर पहले कराया, 214 जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत आता है। आंसर करिए क्या होगा। 214 में किसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 214 में किसके बारे में वर्णन है। तो आंसर क्या होगा, किसके बारे में वर्णन है 214 में। तो आंसर क्या होगा। तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा। अगर मैं आपसे कहूं अनुच्छेद, अगर मैं आपसे कहूं जो अनुच्छेद 343 है ये किससे संबंधित है, फटाफट से बताइए सभी लोग। 343 अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहां पर आंसर होगा ये कौन सी भाषा से रिलेटेड है, हिंदी भाषा से रिलेटेड है। यानी कि हिंदी भाषा के बारे में किस में दिया हुआ है, 343 में दिया हुआ है। अगर मैं कहूं 343(1) में क्या दिया हुआ है, 343(1) अनुच्छेद 343(1) में क्या दिया हुआ है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो आंसर इधर होना चाहिए कि मैम इसमें यह दिया हुआ है कि जो हिंदी भाषा है ना वो हमारी क्या होगी, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा होगी। ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 343 में दिया हुआ है, आर्टिकल 343 में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल आपसे शायद मुलाकात ना हो, और जब भी आप लोग आए तो कोशिश करें कि आप लोग शेयर एंड लाइक करते रहे। बाय बाय।